नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का शिक्षण में दिवस की नई क्लास में, जिसमें हम सिंथेसिस को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी सीरीज़ में हमारा अगला जो रूल है जिसे हमें आज देखना है, उसका नाम है बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज। अब दो चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सभी इस बात को ध्यान में रखें कि अभी हम सिंपल सेंटेंसेस की सीरीज़ पर चल रहे हैं। हमारी पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सब सिंपल सेंटेंस को लेकर हैं। धीरे धीरे इनको हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तक ले जाएंगे और फिर जाकर हमारा कहीं सिंथेसिस अपनी पूरी तरीके से अपनी समाप्ति कर पाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। बाय यूजिंग एन एडवर्बियल फ्रेज, इसको हम किस तरीके से देखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमें इसमें कई वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल वाक्य बनाना है। और कई बार ऐसा होता है कि जब वाक्य बनाया जा रहा होता है तो उसमें दो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ है तो हम ये जानें कि हमारे पास एडवर्ब क्या है और एडवर्बियल फ्रेज़ क्या है। देखिए, जब कई सारे शब्दों को मिलाकर एडवर्ब और एडवर्बों की संज्ञा दे दी जाती है एडवर्बियल फ्रेज़ को, तो ये दो जो अपना कथानक है वो पूरा करते हैं। वो इस तरीके से कि एडवर्ब है और उसका फ्रेज़ बना दिया गया है, दूसरी चीज़ एडजेक्टिव है उसका फ्रेज़ बना दिया गया है। कई सारे लोग पिछली क्लासेस में फ्रेज़ का मतलब समझ चुके हैं। शब्दों के छोटे छोटे समूह जिनका कोई अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता वो फ्रेज़ कहलाते हैं। ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी पहले से। तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा कि एडवर्ब फ्रेज़ लिखा हुआ है। कुछ विद्वान जो हैं वो एडवर्ब फ्रेज़ को एडवर्बियल फ्रेज़ कहते हैं। हम सभी पुरानी क्लासेस से अवगत हैं और हम जानते हैं, जब हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की सीरीज़ को बताया था तो उसमें एक चीज़ आप लोगों के सम्मुख आई थी, उसे एडवर्बियल कहते हैं। और एक्टिव पैसिव वॉइस में जो एडवर्बियल होता है उसे हमेशा या तो वाक्य के प्रारंभ में भी रखा जा सकता है या तो उसे वाक्य के अंत में रखना सुलभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो एडवर्बियल चार चीज़ों का उत्तर होता है, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, एडवर्बियल कहलाती हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ विद्वान एडवर्ब फ्रेज़ को एडवर्बियल फ्रेज़ भी कहते हैं। तो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एडवर्ब फ्रेज़ कह सकते हैं या एडवर्बियल फ्रेज़ कह सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें यहाँ आपके सामने रखी हैं। और एडजेक्टिव फ्रेज़ जो है उसे कुछ लोग एडजेक्टिवल फ्रेज़ भी कहते हैं। तो आप दोनों ही शब्द में से कोई उपयोग कर सकते हैं अपने सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब तथा एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस फ्रेम किया जाता है। कहने का मतलब है, फ्रेम करने का मतलब बनाना। ठीक है, आप कई दो या दो से अधिक वाक्य आपको मिल गए हैं, उसको एडवर्ब फ्रेज की सहायता से या एडवर्बियल फ्रेज की सहायता से आप उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन है ये क्या कहलाता है, ये कन्वर्जन कहलाता है बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज, जैसा कि आप सबको पूर्व से विदित है। अब क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, सेपरेट सेंटेंस और कंबाइंड सेंटेंस। इसी तरीके की सीरीज हम तुम्हारे सामने लेकर आ रहे हैं, तो कोशिश करना कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है और जो भी इसके अर्थ है उसको हमें ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ और क्या नहीं। सबसे पहला सेंटेंस आपको मिल रहा है और आप कैसे इसको फ्रेम करने की कोशिश करेंगे वो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, जो महान लोग होते हैं वो अपने देश की सेवा करते हैं। सर्व करने का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। यहाँ पर सर्व लिखा हुआ है तो सर्व से एक शब्द बना है, इसको हम कहते हैं सर्विस। सर्विस का मतलब होता है सेवा भाव, तो उसी चीज़ को कहते हैं, तो वही चीज़ कहलाती है कि सर्व हम कर रहे हैं। तो ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, जो महान लोग होते हैं वो अपने देश की सेवा करते हैं, सर्व करते हैं उसे। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी जो सेवा है, ये जो सेवा भाव है ये सेल्फलेस होता है। सेल्फलेस यानी बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से ये उनकी सेवा होती है। प्लीज़ दो बातें ध्यान रखिएगा। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी जो सेवा है वो कैसी होती है, निस्वार्थ होती है। अब आपको सेंटेंस समझ में आ गया है, अब आप इसे कैसे फ्रेम करेंगे। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, कैसे कंबाइंड सेंटेंस दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे हमने इसको बनाया है। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे अगर मैं किसी चीज़ का, किसी शब्द का एडवर्ब बनाना चाहूँ और शब्द है क्विक, तो क्विक का जो एडवर्ब है यानी शब्द की विशेषता को बढ़ा देने वाले जो शब्द हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब। तो कहने का मतलब अगर शब्द है क्विक तो क्विक को आपने ly लगाकर उसे एडवर्ब फॉर्म कर दिया तो शब्द बन गया क्विकली, ठीक है। इसी तरीके से ब्राइट एक शब्द है,
तो ब्राइट, उसमें एल लगा दिया आपने, ब्राइटली बन गया। अनएक्सपेक्टेड एक शब्द है, उसमें एल लगा दिया आपने, अनएक्सपेक्टेडली बन गया वो शब्द। इस तरीके से हम अपने एडवर्ब को बनाते हैं। और जब कई शब्द मिलकर, ध्यान से सुनिएगा, जब कई शब्द मिलकर, एडवर्ब के ही कई शब्द मिलकर किसका काम करने लगे, फ्रेज का काम करने लगे, यानी एडवर्ब के बारे में एक पूरा जो कई शब्द मिलकर अगर एक ही एडवर्ब को बताएं तो इसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं या एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्या कहने जा रहे हैं आपसे, सामने देखिएगा। जो महान लोग हैं वो अपने देश की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। आपने क्या कहा कि दो सेंटेंस अलग अलग दिए थे, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, फुल स्टॉप से यहाँ तक सेपरेट सेंटेंस हो गया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक सेपरेट सेंटेंस हो गया। इसके बाद देयर से लेकर सेल्फलेस तक ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब आप देखिए सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 इसको एक साथ कंबाइंड कैसे किया गया है, क्योंकि हमें दूसरे वाक्य में एक शब्द मिल गया है जिसको हम कह रहे हैं सेल्फलेस। और जिस शब्द को एडवर्ब बनाना आसान होता है उस पूरे सेंटेंस को हम नहीं लिखा करते, बल्कि उस एडवर्ब शब्द को लिख दिया जाता है एडवर्ब बनाकर। तो कैसे बना, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। जो महान लोग होते हैं वो निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करते हैं। बात समझ में आई सबको। अब हमारा अगला सेंटेंस है, ये दो सेंटेंसेस हमने देख लिए। अगला सेंटेंस सेपरेट है, इसको कैसे हम अपने एडवर्ब की सहायता से बनाएंगे। तो सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, शी स्पेंट ऑल हर मनी, उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, स्पेंड कर दिए। दरअसल स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंट होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थर्ड फॉर्म भी स्पेंट होती है। तो शी स्पेंट ऑल हर मनी, उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, समाप्त कर दिए। और कैसे खर्च कर दिए, शी वाज फुलिश, वो मूर्ख थी। तो लोग कहते नहीं है कि तुमने यार मूर्खों की तरह अपने पैसे लुटाए हैं। आपने सब सुना होगा, ये सेंटेंस सुना होगा, तुमने अपने पैसे मूर्खों की तरह लुटा दिए। तो इस तरीके से जब सेंटेंस फ्रेम होगा तो अगर हम इसको अपने एडवर्ब की सहायता से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक शब्द मिल गया है फुलिश। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक शब्द मिला है फुलिश, और फुलिश शब्द को जब आप एडवर्ब बनाते हैं तो ये शब्द बन जाता है फुलिशली। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी शब्द का आप एडवर्ब बनाएंगे और उसे फ्रेज के रूप में कन्वर्ट करके आप अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसे हमेशा आप वाक्य के अंत में लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। इसे आप क्या लगाएंगे, अपने वाक्य के अंत में लगाएंगे। और जैसे ये वाक्य के अंत में लग जाता है, दो चीज़ें फॉर्म हो जाती हैं। हमें पहली चीज़ ये पता चल जाती है कि हमारा सेंटेंस जो आया है वो एडवर्ब की सहायता से बनाया गया, और ये सेंटेंस सेपरेट था जिसको हम कंबाइंड किसकी सहायता से कर रहे हैं, एडवर्ब की सहायता से। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। शी स्पेंट ऑल हर मनी, उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। और किसकी तरह खर्च कर दिए, जैसे मूर्ख खर्च करते हैं, तो उसने अपने पैसे मूर्खों की तरह खर्च कर दिए। शी स्पेंट ऑल हर मनी फुलिशली। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है कि आपने शब्द रखा एडवर्ब और उसे लास्ट में कर दिया कि आपने उसे फुलिशली कर दिया है। क्लियर है। ये सारे सेंटेंस मैं फिर आपको याद दिला दूं, ये सारे सेंटेंस अभी सिंपल के चल रहे हैं। ये सिंपल के बनाने के इतने तरीके हैं जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में या किसी भी बोर्ड एग्जाम में जिसमें सिंथेसिस पूछा जाता है उसके लिए बहुत आवश्यक है। हज़ारों टॉपिक्स हैं जो लोग सिखाते हैं कि इस तरीके से सिखा देंगे, उस तरीके से सिखा देंगे, लेकिन मेरा वो तरीका नहीं है। हज़ारों क्लासेस पढ़ी हुई हैं सिंथेसिस को लेकर, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको सिखाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि आप कहीं से भी सीखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं वो क्या रूल बाय रूल हम लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस है, ये दो सेंटेंस बन गए। नेक्स्ट है अगला सेंटेंस, हमने सेपरेट करके दिया है और उसमें लिखा हुआ है पांडवाज, यानी पांडव के बारे में बात हो रही है। पांडवाज वर रूइंड बाय गैम्बलिंग। गैम्बलिंग माने होता है जुआ, ठीक है, जुए को गैम्बलिंग कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। रूइंड माने बर्बाद होना, ठीक, रूइंड, डिस्ट्रॉय, ये सारी चीज़ें बर्बाद होना या विनष्ट होना होता है। तो लिखा हुआ है पांडवाज वर रूइंड बाय गैम्बलिंग। पांडव्स जो थे, यानी जो पांडव लोग थे महाभारत काल में, इन सब को जुए ने बर्बाद कर दिया। अर्थात ये सारे पांडव जुए के द्वारा बर्बाद हुए कि नहीं हुए। अगला देखिए, द रूइन वाज कंप्लीट, और कहा जाता है ये विनाश जो था ये पूरी तरीके से था, यानी उनके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हार गए और अंत में स्वयं को भी हारना पड़ा। महाभारत में कुछ ऐसा जो कार्य है वो हम लोगों को दिखाया गया।
जो पांडवों के द्वारा हुआ। देखिए जितने भी ग्रंथ होते हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, या अन्य भी किसी प्रकार का धार्मिक ग्रंथ हो, ये सारी चीज़ें हमें इस बात की सूचना देती हैं, इस बात की शिक्षा देती हैं कि ये सारी चीज़ें आप सीखें। आप महाभारत ग्रंथ में अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये क्यों हुई, इसके बारे में लोगों के अलग अलग धारणाएं हैं। थोड़ा सा हम टॉपिक से हटकर बात कर रहे हैं आपसे। ये जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो धार्मिक पृष्ठभूमि से हों या किसी भी प्रकार की शिक्षा भूमि से हों, ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं। अब आप कहेंगे सर पांडवों के काल में ये जुएं जैसी क्रिया हुई ही क्यों, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में तो इसकी मनाही है। देखिए ये कार्य करके लेखक ने अर्थात महर्षि वेदव्यास ने हम इंसानों को ये सूचना दी है कि देखो कि एक जो जुआ या जुए की जो लत होती है वो किस प्रकार से घर को बर्बाद कर देती है। अच्छी हंसती खेलती ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दिया एक छोटे से खेल ने, जिसका नाम उस ज़माने में चौसर था, जिसे हम जुआ कहते हैं। उस ज़माने में से चौसर कहा जाता था। तो चौसर के अलग अलग फॉर्म हैं। कई जगह पर चौसर अच्छे कार्य के लिए भी, अपने अच्छे इरादे के लिए भी खेला जा सकता है, लेकिन किसी भी खेल को जब हम शर्त पर लगने लगते हैं तो वो खेल बुरा बन जाता है। आप क्रिकेट खेलिए, आप कैरम खेलिए, आप लूडो खेलिए, कुछ भी खेलिए, अगर आप उसमें केवल मनोरंजन ढूंढ रहे हैं और अगर उस खेल से आप दोनों व्यक्तियों को, खेलने वाले को, प्रतिस्पर्धी को, दोनों को क्या मिल रही है, आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो निश्चित रूप से वो खेल आपको स्वास्थ्य भी देगा, आनंद भी देगा। लेकिन जब उसी खेल को हम शर्त मानकर खेलने लग जाते हैं कि देखो ये चीज़ की शर्त है, ये चीज़ हमें पूरी करके देनी है, तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है, यानी उसका जो आनंद है वो समाप्त हो जाता है। दुनिया के किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ हैं, वो किसी भी प्रकार की चीज़ों को हमारे सामने जब परिघटित करते हैं तो दरअसल ये सामने हमारी शिक्षा बन जाती है कि हमें इस चीज़ का जो कारण है वो पता करना है और ऐसा भविष्य में ना हो, इतिहास से हमें सीखना है और आगे के लिए सीख लेनी है। ठीक है, तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो इस बात की शिक्षा देते हैं कि इतिहास से सीखो और जो गलतियाँ पूर्व में हो गई हैं मानव जाति से, उसे दोहराया ना जा सके। इस कारण ये सारी चीज़ें आपके लिए रखी जाती हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि धर्म ग्रंथों में इस तरीके की चर्चा है, इस चीज़ को लोग उल्टा ले लेते हैं। अभी आप किसी जुआरी व्यक्ति के पास जाइए और उससे कहिए कि ये खराब है, तो अगर उस व्यक्ति ने उस चीज़ को सही से नहीं पढ़ा है हमारे धर्म ग्रंथों में, तो वो व्यक्ति आपसे पलट कर क्या कहेगा, इसका तो वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी है, ना मानो तो महाभारत उठा के देख लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब उस व्यक्ति ने सही से नहीं अपने अंदर कंठस्थ कर पाई, आत्मसात कर पाई कि ये चीज़ें, ये घटनाएं हमें सिखा रही हैं कि भविष्य जो पूर्व में गलतियां हो गई उसको हम भविष्य में ना दोहराएं, तो ये सारे लोग अपने चीज़ को बचाने के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा ले लेते हैं। जबकि धर्म ग्रंथों में सिखाया जा रहा है कि जो पूर्व में गलतियां हो गई उनको अब दोहराया मानव जाति के द्वारा नहीं दोहराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें सीख देकर जाती हैं, ना कि हमें वही चीज़ करने को प्रेरित करती हैं। और हम मानव स्वभाव के लोग हैं, हमारी एक बहुत कुटिल बुद्धि है। किस प्रकार की, कि हम गलत चीज़ों को बहुत जल्दी आत्मसात कर लेते हैं, जबकि अच्छी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। अगर उसी व्यक्ति से पूछे जिसने ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट वहाँ से उठाकर और जुआ खेलना शुरू कर दिया, उसी व्यक्ति से कहिए कि उस महाभारत की कहानी में कृष्ण भी तो हैं, क्या उनके गुण नहीं अपना सके तुमने? ये जो जुए वाली कथानक है ये तो उठा लिया तुमने, और जो युग पुरुष है, जो युग प्रणेता है, उस व्यक्ति के तुम गुण नहीं अपना सके। तो कृष्ण बनने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं और कोई बन भी नहीं पाएगा। और जब तक हम धर्म ग्रंथों को केवल पढ़ रहे हैं, उनको सीख नहीं रहे हैं, तब तक उस धर्म ग्रंथों को घर में रखने से कुछ नहीं होने वाला। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी वो चीज़ लोग अपने घर में करा लेते हैं या उस चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन उससे सीखते कुछ भी नहीं। तो केवल पढ़ना है और जयकारा लगाना है और सीखना कुछ भी नहीं है। तो ऊपर बैठा युग पुरुष वो भी आपसे कहेगा कि ऐसा जो कार्य है वो रहने दो करने को, जो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि तुमने क्या किया, हमने जन्म तुम्हें धरती पर दिया था अच्छी बातें सीखने के लिए, लोगों के साथ अच्छा करने के लिए, तुमने हमारी चीज़ों को पढ़कर भी उसका उपयोग नहीं किया, तो ये तो भगवान के लिए भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं होगी ना। इस चीज़ को समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हम सीख रहे हैं उसका अच्छा मतलब हम सीखें।
हर कहानी के दो पहलू होते हैं, अच्छा बुरा दोनों। बुरे को छोड़ते जाना है और अच्छे को ग्रहण करते जाना है, ये कार्य हमारे अंदर होना चाहिए। समझ रहे हैं? अब देखिएगा ध्यान से। तो हम अगला जो आगे चल रहे हैं वो कहा जा रहा है कि पांडवास कंप्लीटली रूइंड बाय गैम्बलिंग। अब देखो हमने इसको कंबाइन कैसे किया। पांडवास वर रूइंड बाय गैम्बलिंग, यानी जो पांडव थे वो जुए के द्वारा बर्बाद कर दिए गए। और आगे लिखा हुआ है द रूइन वाज कंप्लीट, और ये पूरी तरीके से था। अब एडवर्ब की सहायता से यदि मैं अपनी चीज़ों को कंबाइंड करना चाहूँ, अगर एडवर्ब की सहायता से मैं अपनी चीज़ों को कंबाइंड करना चाहूँ तो कैसे करूँगा कि जो पांडव थे उनको कंप्लीटली बर्बाद कर दिया किसने? जुए ने। तो इस सेपरेशन कैसे हुआ? तो कंबाइंड हम कैसे करेंगे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। पांडवास वर कंप्लीटली रूइंड बाय गैम्बलिंग। पांडव जो थे वो कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, बर्बाद हो गए। किससे? तो जुए से समाप्त हो गए या बर्बाद हो गए। अगला सेंटेंस है सेपरेटली, देखिएगा ध्यान से। नरेंद्र मोदी स्पोक, नरेंद्र मोदी बोले, ठीक है। ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट, और वे कुछ मिनट के लिए या कुछ समय के लिए वो बोले। तो आप इसको कैसे कंबाइंड कर रहे हैं? देखिए एडवर्ब की सहायता से, एडवर्ब के फ्रेज से हम इसको कंबाइंड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्पोक, पहला सेंटेंस बिल्कुल वैसे ही, और नेक्स्ट सेंटेंस में कह दिया फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए नरेंद्र मोदी बोले। अभी पहले सेंटेंस में क्या था कि नरेंद्र मोदी बोले, वो बोले कुछ समय के लिए। आपने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ समय के लिए बोले। इस तरीके से आपने सेंटेंस को क्या कर दिया? कंप्लीटली कंबाइंड। अगला सेंटेंस है सेपरेट। यू मस्ट डू द वर्क, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। तुम्हें इस कार्य को अवश्य करना है और इसकी कीमत गिनी नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इस कार्य को हर कीमत पर करना है। लोग आपसे कहते नहीं इस काम को करो चाहे कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े, मतलब हर कीमत पर ये काम हमें पूरा चाहिए। आपके टीचर्स आपसे कहते हैं, आपके मम्मी पापा आपसे कहते हैं नहीं हमें ये काम हर कीमत पे चाहिए, हमें पूरा करना पूरा जो है हमें मिलना चाहिए। तो इस तरीके से, और कैसे हम इसको कंबाइंड कर रहे हैं? यू मस्ट डू द वर्क एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट का मतलब है कि हमें हर कीमत पर ये काम चाहिए। यू मस्ट डू द वर्क, ये देखिए पहला सेंटेंस वैसे ही, और यहाँ पर आपने द कॉस्ट डज नॉट काउंट को क्या कर दिया? एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। यहाँ पर CO और S और T है, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या बात आपको समझ में आ रही है कि हमें ये कार्य, तुम्हें ये कार्य हर कीमत पर करना है, ये चीज़ समझना ध्यान से। अगला सेपरेट सेंटेंस है डू दिस वर्क, इस कार्य को करो, इस काम को करो। देयर शुड बी नो डिले, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तो आप दरअसल कहना ये चाहते हैं कि बिना देरी किए, बिना, ध्यान इस पर दीजिएगा मेरे शब्दों पर, बिना देरी किए इस काम को करो। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस कैसे बनाया मैंने? डू दिस वर्क, इस काम को करो, विदाउट डिले। विदाउट डिले यानी बिना देरी के। इस काम को कैसे करना है? बिना देरी के करना है, यानी बिना देरी किए इस काम को कीजिए। और हमारा लास्ट सेंटेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा, सेपरेट सेंटेंस है। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने दोस्त से ट्रेन में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड माने कि हमें पहले से कोई चीज़ का विश्वास ना हो और अचानक वो चीज़ हो जाए, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, जिसकी आशा ना हो। वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मुझे इस बात की आशा नहीं थी कि मैं अपने दोस्त से ट्रेन में मिलूंगा, लेकिन हम मिले और बहुत अरसे बाद, यानी बहुत समय बाद हम उससे मिले। अब देखिए 3 सेंटेंस इसमें फ्रेम हो रहे हैं। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने दोस्त से ट्रेन में मिला। दूसरा, द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, ये जो मीटिंग थी, ये जो मुलाकात थी, इसकी कोई आशा नहीं थी। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप दूसरा लगा हुआ, यानी 2 सेंटेंस हो गए। तीसरा सेंटेंस, वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हम बहुत अरसे बाद मिले, बहुत समय बाद मिले, ये तीसरा सेंटेंस। अब देखिए 2 या 2 से अधिक, जब भी सेंटेंस में, थोड़ा सा रूल ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सेंटेंस आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे उसको, अभी तक देखिए आपको 2 ही 2 मिल रहे थे, अब यहाँ पर 3 मिले हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमने इस सेंटेंस में एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दोनों का इस्तेमाल किया है। कैसे? देखो ध्यान से। कंबाइंड सेंटेंस बनाया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद। आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला, और कहाँ मिला? इन द ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली, अपने मित्र से मिला, कहाँ मिला? ट्रेन में मिला, और अनएक्सपेक्टेडली मतलब मुझे इस बात की कोई आशा नहीं थी। तो अनएक्सपेक्टेडली ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा क्या हो गया?
एडवर्ब। अब देखिए कैसे, आपने ly लगाया अनएक्सपेक्टेडली, अब ये चीज हो गई एडवर्ब, और आपने शुरुआत की आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये फ्रेज हो गया कि आपने एडवर्ब फ्रेज से अपने सेंटेंस की शुरुआत करके सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज का भी और एडवर्ब दोनों का इस्तेमाल कर लिया। तो कैसे हमने सेंटेंस बनाया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने दोस्त से किस में मिला, ट्रेन में मिला, और अनएक्सपेक्टेडली, इस बात की मुझे कोई आशा नहीं थी। यानी 3 सेंटेंस थे और उसको कंबाइंड कर दिया गया। देखिए यहाँ से आफ्टर से लेकर और लास्ट में फुल स्टॉप लगाए, बाकी सारे सेंटेंस को कंबाइंड कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। तो आशा करते हैं यहाँ तक की आपकी बात समझ में आई होगी। आपको एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में किस तरीके से बातें करनी है, तो आप देखिए ly लगा के आपने पहले के 3 सेंटेंस बनाए। कैसे बनाए, सेल्फलेसली, फुलिशली और कंप्लीटली। और आप कहेंगे क्या सर इसको हमेशा अंत में आना आवश्यक है, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अंत में आ भी सकता है, लेकिन बीच में यदि सेंटेंस आ जाता है तो उसको आप गड़बड़ नहीं मानते, आप बिल्कुल वैसे बना सकते हैं। बस इतना है कि सेंटेंस का जो अर्थ है वो बदलना नहीं चाहिए। तो कहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई हैं, इस बात को आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। सिंपल बनाने के नेक्स्ट वाक्य में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि बाय यूजिंग एडजेक्टिव और अ कंजंक्शन। देखिए ध्यान से, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव एंड अ कंजंक्शन, आप किसी भी प्रकार से यदि अपने सेंटेंस के सिंपल वाक्य को बनाने के लिए 2 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, या तो एडजेक्टिव या तो कंजंक्शन। तो 2 चीज़ें हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि सेपरेट और कंबाइंड सेंटेंस जो हैं वो इस तरीके से जुड़ते हैं कि आपको जैसे ही सेपरेट सेंटेंस को देखकर ऐसा लगे कि ये दोनों चीज़ें एक ही व्यक्ति के लिए कही जा रही हैं, दोनों बातें एक शब्द से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो थोड़े दिन पहले हमने आपसे पार्टिसिपल की बात की थी, और आपने क्लासेस अगर देखी होंगी, समझा होगा अच्छे से और नोट्स बनाए होंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन पैसिव वॉइस यदि परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है तो उसे हैविंग, बीन और थर्ड फॉर्म के साथ बनाया जाता है। ये तो आप लोगों को पूर्व से पता है, पहले से पता है। अब हम आगे अपने वाक्य में चल रहे हैं, और बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव एंड अ कंजंक्शन, इसकी सहायता से हम अपने वाक्य को फ्रेम करने जा रहे हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टूल है जिसको आपको बहुत अच्छे से और तल्लीनता से पढ़ना है, क्योंकि ये हो सकता है कि इसके बाद सिंपल सेंटेंस को बनाने के जितने भी तरीके हैं वो आप सब लोग बहुत अच्छे सीख जाएं, और इसके बाद हम अपने कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पर चल सकें। तो निश्चित रूप से आपकी आने वाली जो 1-2 क्लासेस हैं वो सिंपल पर बची हुई हैं, और हो सकता है कि अंततः हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर लेंगे, एंट्री ले लेंगे। तो हमने कहा कि यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो किन्हीं 2 शब्दों को या 2 सेंटेंसों को या वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। इन्हें हिंदी में संयोजक कहा जाता है, और एडजेक्टिव को कहा जाता है विशेषण। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की विशेषता बता रही, कोई शब्द नाउन या प्रोनाउन अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, जैसा कि आप सब लोगों को बचपन से बताया गया है। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेपरेट सेंटेंस दिया हुआ है, और अगर ये सेंटेंस आपके यहाँ सिंपल बनाने के लिए आ जाए तो इससे सरल और कुछ नहीं होगा। आप खुद ही इस बात को महसूस करें कितने सरल वाक्य हैं जिनको अगर आपके यहाँ परीक्षा में पूछ लिया जाए तो मैं बाकी बच्चों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, जो पढ़ाई नहीं करेंगे उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पढ़ रहे हैं और हर चीज़ को समझ रहे हैं वो सिंपल से लेकर कंपाउंड और कंपाउंड से लेकर कॉम्प्लेक्स तक सभी जटिल से जटिल वाक्यों को बना रहे होंगे। देखिए अगर आप रूल जानते हैं अच्छे से और आपको अध्ययन करने का तरीका पता है तो बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की सिंथेसिस में हो जाएगी, और आप इसमें निश्चित रूप से बहुत अच्छे सहज भाव से जो है अपने सेंटेंसों को बना पाएंगे। अब देखिए ध्यान से, पहला सेंटेंस दिया हुआ है सेपरेट, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। अब देखिए मेट आ गया है, सीधी सी बात है, जब भी हमें कभी सहायक क्रिया नहीं मिलती, हैज़, हैव, हैड या विल हैव या शैल हैव, तो हम उसको थर्ड फॉर्म कंसीडर करने की पहले कुछ विचार करके सोचते हैं कि यार ये सेकंड फॉर्म लगी है, क्योंकि मीट और मीट की सेकंड फॉर्म मेट और थर्ड फॉर्म भी मेट होती है। लेकिन थर्ड फॉर्म इसे तब बनाया जाता जब आई हैव या आई हैड लगा होता, तब हम इसे थर्ड फॉर्म कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पर इसे हम सेकंड फॉर्म कंसीडर करेंगे। तो आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही वाज वेरी रिच, वो कैसा था, वो बहुत अमीर था। तो सीधी सी बात है, मैं जिस आदमी से मिला हूँ वो कैसा है, अमीर है। तो आदमी होना विशेषता नहीं है, जैसा कि आप सभी लोग पूर्व की क्लासों से जानते हैं, आदमी होना विशेषता नहीं है, उसका अमीर होना विशेषता है। तो मैं जिस आदमी से मिला वो अमीर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो आदमी है वो अमीर है, और इस बात को जब हम समझा रहे हैं अपने वाक्यों में तो किस तरीके से कि आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला हूँ जो कैसा है, जो अमीर है। तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि मैं एक आदमी से मिला जो अमीर था।
या मैं एक अमीर आदमी से मिला। तो सीधी बात है, तो इस तरीके से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो मैंने इसको कंबाइंड, देखिए कितनी आसानी से बनाया। कंबाइंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई मेट अ वेरी रिच मैन, मैं मिला और किससे मिला? एक बहुत अमीर आदमी से। लीजिए, मैं एक आदमी से मिला, वो बहुत अमीर था। ये सेंटेंस दो अलग अलग थे। फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक सेपरेट सेंटेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा सेंटेंस। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस आदमी से मैं मिला हूँ उसी के लिए यहाँ पर ही आया है। सही कह रहा है कि नहीं? आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, वो बहुत अमीर था। तो सीधी सी बात है, मैं एक बहुत अमीर आदमी से मिला, बस बात खत्म। क्यों इसको इतना लंबा ले जाना? जब सेपरेट कर दिया गया, सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं बनाया जा रहा है, तो हम इस बात की विशेषता ध्यान रखेंगे कि क्या करना है कि सेपरेट सेंटेंसों को एक साथ ला रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं, तो छोटे से छोटा वाक्य हो और उसमें पूरा पूरा अर्थ समाहित हो, तो इसे हम सिंपल कह देते हैं। ऐसे कंपाउंड जब आप बनाएंगे तो उसके बनाने के कई अन्य तरीके हैं, जिसको हम रूल बाय रूल अपनी क्लासेस में देखेंगे। तो आई मेट अ वेरी रिच मैन, मैं एक बहुत अमीर आदमी से मिला, और बात हो गई खत्म। दोनों चीज़ें पहले से भी वही थी, नीचे भी वही रही। एक चीज़ और ध्यान दी होगी आपने, सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज हो रहा है। पहले भी वो इंडेफिनिट पास्ट में था, यहाँ भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही बना रहे हैं। क्लियर है सबको? अब अगला देखिएगा, सेपरेट सेंटेंस। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, आने वाले कल को हम टुमारो कहते हैं, ठीक? तो यस्टरडे आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। देखिए यहाँ तक और यहाँ तक बात अलग हो गई, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना। ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में एक छड़ी ले रखी थी, ठीक? स्टिक माने छड़ी। तो ये देखिए, ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड, अपने हाथ में उसने एक छड़ी रखी थी। ये सेंटेंस अलग हो गया। और फिर से यहाँ ही वाज ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा था या वो बूढ़ा था। अब देखिए सेंटेंस नंबर 1 कैसे आप कंसीडर करेंगे। देखिए ये रहा सेंटेंस नंबर 1, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कीजिए। ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड, ये रहा सेकंड, और ही वाज ओल्ड, ये रहा थर्ड। अब देखिए 3 सेंटेंस एक साथ, लेकिन तीनों सेंटेंसों की जो मान्यता है वो किसी एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि मैं जिस आदमी से मिला हूं वही बूढ़ा है और उसी के हाथ में स्टिक है। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे? मैंने एक आदमी को कल देखा, यानी मैंने जिस आदमी को कल देखा है वही आदमी बूढ़ा है और वही आदमी अपने हाथ में स्टिक लिए है। तो जो अ मैन आया है इसी के लिए यहाँ पर ही आया है, और यही ही इसके लिए आया है। यानी ये जो 2 ही आए हैं, ये सब्जेक्ट किसके लिए आया हुआ है? इस आदमी के लिए जिसको मैंने कल देखा। जब भी आप किसी से कहते हैं मैंने जिस आदमी को कल देखा, उसकी ये विशेषताएं हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप इस पर ध्यान देंगे कि जो शब्द बताए जा रहे हैं उस आदमी के लिए, वो किससे रिलेट कर रहे हैं। तो पता चला मैंने जिस आदमी को देखा है वही अपने हाथ में छड़ी रखे था और वही बूढ़ा था। क्लियर? अब इसको कंबाइंड कैसे किया गया? तो देखिए कंबाइंड सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है। यस्टरडे आई सॉ एन ओल्ड मैन, सीधी बात है, जो उसकी विशेषता थी उसका ओल्ड होना वो आपने उसी के साथ रख दी। यस्टरडे आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने कल एक बूढ़ा आदमी देखा। अरे वो आदमी बूढ़ा है ना, तो ये चीज़ को पहले से बता दो कंबाइंड में। कल मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा, अब उसके हाथ में आप जो छड़ी देना चाहते हैं वो दे दीजिए। विद अ स्टिक इन हिज हैंड, अब देखिए यहाँ पर विद लगा हुआ है। यहाँ पर ये जो विद है किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो विद है ये किसका काम कर रहा है? ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से जोड़ने का काम विद ने किया है। अब धीरे से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बहुत फोकस के साथ। यस्टरडे आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े आदमी से मिला। विद अ स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या थी? छड़ी थी, या जिसके साथ एक छड़ी थी। अब चाहे आपको एंड मिल जाए चाहे आपको विद मिल जाए, आप सभी लोग विद्वान हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इन शब्दों को हम कंजंक्शन कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये चीज़ अपने सेंटेंस में हमें ध्यान रख के चलनी है। तो विद है, एंड है, ये सारी चीज़ें क्या बोली जाती हैं? कंजंक्शन बोली जाती हैं। और कंजंक्शन केवल इतनी छोटी छोटी नहीं होती हैं, 2 प्रकार की कंजंक्शंस होती हैं जिनके बारे में हम विस्तृत चर्चा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में करेंगे। छोटा सा मैं आपको केवल छोटा सा सिनॉप्सिस दे दूं कि सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये 2 कंजंक्शंस आपको अपने सिलेबस में पढ़नी है। विशेष चर्चा इस पर करूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों से ध्यान से कह रहा हूं कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हमें अपने इस सेंटेंस में, इस पूरे सिलेबस में ध्यान से पढ़ना है।
उसको बनाने के क्या तरीके हैं, उसको क्या किस तरीके से मेटअप किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ हम देखेंगे अपने सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है सेपरेट। अ टाइगर वाज हंग्री, एक जो बाघ था वो बहुत भूखा था और उसने क्या किया, ही किल्ड अ डियर, उसने एक हिरन को मार दिया। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, ये जो ही आया है वो टाइगर के लिए तो आया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अ टाइगर वाज हंग्री, एक बाघ भूखा था, ही किल्ड अ डियर, तो बाघ ने ही तो हिरन मारा होगा, अरे जो भूखा है वही तो अपनी भूख मिटाएगा ना। ही किल्ड अ डियर, उसने एक हिरन को मार दिया। द डियर वाज ब्लैक, वो हिरन कैसा था, काला था। अब देखिए सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3, कहाँ से कहाँ तक, अ टाइगर से वाज हंग्री तक सेंटेंस नंबर 1, ही किल्ड से अ डियर तक सेंटेंस नंबर 2, द डियर से वाज ब्लैक तक सेंटेंस नंबर 3। अब 3 सेंटेंस हैं। तो आपने बाघ की विशेषता देख ली, क्या, कि वो भूखा है, और उस हिरन की विशेषता है कि वो काला है। बीच में क्रिया हुई है मार देने की, मेन वर्ब है किल है। अब सेंटेंस को इस तरीके से बनाइए कि जो सेंटेंस का टेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। पूरा पूरा सेंटेंस ही किल्ड अ डियर से पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट है, इधर का सिंपल पास्ट में ले लेंगे, इधर का वही सिंपल पास्ट में ले लेंगे, लेकिन पूरा पूरा सेंटेंस किस तरीके से बनेगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि एक भूखे बाघ ने एक काले हिरन को मार दिया। लीजिए सेंटेंस कंबाइंड हो गया, 3 विशेषताओं को अलग अलग रख दिया गया। बाघ भूखा था, उसने एक हिरन मारा, हिरन काला था। अब तीनों सेंटेंस एक साथ कंबाइंड होंगे। भूखे बाघ ने काले हिरन को मार दिया, भूखे बाघ ने काले हिरन को मार दिया। अब कैसे सेंटेंस कंबाइंड किया गया, अ हंग्री टाइगर, एक भूखे बाघ ने, किल्ड मार दिया, किसे मार दिया, अ ब्लैक डियर, एक काले हिरन को। अब देखिए यहाँ पर जो अ हंग्री टाइगर है सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और अ ब्लैक डियर ऑब्जेक्ट है, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंबाइंड हो गया। किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि सेंटेंस इतने ईजी हैं, कुछ करना ही नहीं है। आपने 3 विशेषताओं को अलग अलग देखा, एडजेक्टिव की सहायता से आपने उसको एक साथ मर्ज कर दिया और इस तरीके से हमारा कंबाइंड सेंटेंस मर्ज हो गया। अगला देखिए सेपरेट सेंटेंस, समझ में आ रहा होगा, बताना हमें। ही टुक टी, उसने चाय ली। ही टुक टोस्ट, टोस्ट मतलब जब आप ब्रेड को बटर के साथ जो है खाते हैं, उसको हल्का सा बेक कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं टोस्ट, ठीक है। तो टोस्ट है, अब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बेक की हुई ब्रेड को हम टोस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ही टुक टी, उसने चाय ली, ही टुक टोस्ट, उसने टोस्ट लिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारा सेंटेंस किस पर चल रहा है, बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन। जब भी हमें कभी ऐसा सेंटेंस में पता चले कि उसने ये और ये चीज़ें ली, तो हमारे पास एक शब्द है एंड, है नहीं, अब वो भी तो कंजंक्शन है, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप लोग खुद बताइए, इसका सेंटेंस में प्रयोग किया सकता है कि नहीं। तो हम क्या बना सकते हैं, उसने चाय और टोस्ट लिए, बात खत्म, कंडीशन सेपरेट हो गई ना। सेपरेट कंडीशन को आपने कंबाइंड कर दिया। उन्होंने कहा आपसे कि उसने चाय ली, उसने टोस्ट लिए, तो उसने 2 चीज़ें ली ना, इसको 2 चीज़ें अलग अलग हैं, उसको एंड से जोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा जो रूल चल रहा है वो कंजंक्शन भी तो है, और कंजंक्शन में विद एंड और भाई सारी शब्द आते हैं कि नहीं आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मैंने क्या कहा आपसे कि ही टुक टी एंड टोस्ट, हो गया काम, कि उसने क्या ली, उसने ली क्या ली, चाय ली और टोस्ट लिए। तो 2 चीज़ें देखिए, टी और टोस्ट को आपने एंड से जोड़ दिया, इसी को तो कंजंक्शन कहते हैं। तो क्या हम अपने सेंटेंस के रूल को समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर हाँ, तो क्लास अंत होने में जब आप लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हमें हर चीज़ समझ में आ गई है, तो उसकी एक्सरसाइजेस को आप अच्छे से अपने बुक से बना लीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। तो क्या कहा गया, ही टुक टी, ही टुक टोस्ट, तो उसने क्या ली, उसने चाय ली और उसने टोस्ट लिए। तो हम कह सकते हैं कि उसने चाय और टोस्ट लिए, और इसको किससे जोड़ दिया, एंड कंजंक्शन से, हो गया काम। अगला सेट, अब बताइए अगर ये सेट में आ गया 2025 के यूपी बोर्ड में, अगर ये सेट में आ गया, अब आप खुद बताइए, इससे सरल सिंपल सेंटेंस क्या सिंथेसिस में हो सकते हैं, कितने सरल हैं। और फिर भी अधिक से अधिक बच्चे जो तैयारी करके जाएंगे वो अवश्य बना लेंगे, और जो तैयारी ही नहीं कर पाएंगे किसी कारण, तो वो नहीं बना पाएंगे, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेपरेट सेंटेंस अगला देखिए, ही वॉज हंग्री, वो भूखा था, ठीक। अगला, ही वॉज टायर्ड, वो थका था, वो भूखा था, वो थका था। अब 2 चीज़ें अलग अलग,
तो हम कह सकते हैं कि वो भूखा और थका हुआ दोनों था। ठीक है, दो चीज़ें अलग अलग थी, आपने उसको किससे जोड़ दिया, एंड नाम के शब्द से कंबाइंड कर दिया। और कैसे कंबाइंड किया, ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, बात खत्म। अब देखिए यहाँ पर जो एंड है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ, खुद ही बताओ आप लोग, कर रहा है ना। ये चीज़ें हैं, तो दो चीज़ें अलग अलग हैं, आपने किसी को भूखा और थका हुआ दोनों बताना था, तो आपने कह दिया ही वॉज हंग्री और ही वॉज टायर्ड, सेपरेट सेंटेंस दे दिया। अब बताओ इससे भी सरल कुछ होगा, ये सेंटेंस आ जाए तो 2 नंबर फ्री के हैं कि नहीं, ये बताइए। तो ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, बस बात खत्म, इसमें और कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। और क्या ही करेंगे आप, सेपरेट सेंटेंस थे, आपने कंबाइंड कर दिए। इस तरीके से हमने अपने रूल को देखा और अब हम अपने लास्ट रूल पर चल रहे हैं। तो अब देखते हैं हमारा अगला रूल। अगले सेंटेंस में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा अगला रूल है, जो आज की क्लास का संभवतः लास्ट रूल होगा। देखिए ध्यान से, सिंपल सेंटेंस के लगभग सारे तरीके हम लोग सीख चुके हैं और अब हम उस टाइम पर आ चुके हैं जब हमें सिंपल सेंटेंस में एक से ज़्यादा सेंटेंस मिलते हैं तो उसको किस तरीके से हम कंबाइन करते हैं, इन सारी बातों को हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 सेंटेंसेज इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। अगर आपको 3 से 4 वाक्य मिल जाते हैं और फिर अगर आपको देखिए 2 मिलते हैं, अमूमन हम सभी लोग जानते हैं, आमतौर पर हमें 2 वाक्य मिलते हैं, हम उसको कंबाइन कर लेते हैं बड़ी सरलता से, यदि अगर हमें रूल पता है तो। और अगर हमें 3 से 4 वाक्य जो हैं वो मिल जाते हैं, उसको हमें एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है, तो हम उसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे और बिना बातचीत किए, कहीं आपस में कतई बात ना करके, केवल एक फोकस के साथ सामने देखिएगा ध्यान से। पहला है एग्जाम्पल, सिन्नीज ग्रैंडफादर डाइड, सिन्नी के जो ग्रैंडफादर हैं उनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए पहला सेंटेंस है। उसके बाद शी हर्ड द न्यूज़, उसने इस समाचार को सुना। शी हर्ड द न्यूज़, उसने इस समाचार को सुना। इसके बाद शी बिगन टू वीप, वह रोने लगी। अब देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देंगे। शी बिगन टू वीप, वह रोने लगी। अब यहाँ पर 3 सेंटेंस है। देखिए आमतौर पर हमें 2 सेंटेंस मिलते हैं, परंतु इसके बाद जब हमें 3 से 4 सेंटेंस मिलेंगे और तब हमें अपना सिंपल फॉर्म करना होगा, तो हम कैसे करेंगे इसको हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे। सिन्नीज ग्रैंडफादर डाइड, सिन्नी के ग्रैंडफादर की मृत्यु हो गई। शी हर्ड द न्यूज़, उसने इस समाचार को सुना। इसके बाद शी बिगन टू वीप, वह रोने लगी, उसने रोना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए 3 सेंटेंस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब इसको कैसे हम चेंज करेंगे, तो बहुत फोकस के साथ इस लास्ट रूल को देखिएगा, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी बैक के रूल हैं जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखे हैं, उनका भी यूज़ यहाँ पर होने वाला है। देखिए थोड़े दिन पहले याद कीजिए, हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें प्रेपोजिशन के साथ पार्टिसिपल का यूज़ हो रहा था। और प्रेपोजिशन क्या थी, ऑन, ऑन टू, इनटू वगैरह, इन सब का हम प्रयोग कर रहे थे और उनके साथ हम अपना कौन सा सेंटेंस, पार्टिसिपल का सेंटेंस बना रहे थे, फॉर्म कर रहे थे। तो अब जब हम कंबाइंड बना रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑन हियरिंग क्यों शुरू किया हमने, क्योंकि हमने प्रेपोजिशन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो रूल है उसको हम वैसे बनाने की प्राय कोशिश करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हम कैसे इसको बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, अपने ग्रैंडफादर की मृत्यु की खबर सुनकर। ठीक है, इस तरीके से थोड़े पहले क्लासेस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये चीज़ें आपको पहले से बता रखी है। और जो विद्यार्थी पहले की क्लासेस को पढ़े बैठे हैं उनको आज की क्लास बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है, आप जब भी नई क्लास को ओपन किया करें तो उससे पहले तक जितनी भी पहले उससे संबंधित क्लासेस हैं, रिलेटेड क्लासेस हैं, उनको आप देख कर आइए, ताकि आपके किसी भी मन को भ्रम की स्थिति से गुजरना ना पड़े। ठीक है, कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये आप अपने अंदर जो है बिल्कुल क्लियर करके आइए हमारी पिछली क्लासेस को देखकर। तो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर ग्रैंडफादर्स डेथ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने अपॉस्ट्रोफ एस का उपयोग किया, यहाँ भी प्रपोजिशन का उपयोग है, क्योंकि हम जानते हैं अपॉस्ट्रोफ एस का यूज होता है ऑफ में, डेथ ऑफ ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर्स डेथ, जैसा कि आप सबको पता है। तो यहाँ पर भी तो ऑफ का यूज है, ये प्रपोजिशन है। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर प्रपोजिशन आई हुई है और इसके तुरंत बाद हमने हियरिंग को यूज किया है, किस तरीके से, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तरीके से। देखिए खबर सुनकर इंसान तुरंत रोता है, अगर मृत्यु की खबर है तो उसके आंसू रुकते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। मैंने कहा था जब कोई 2 काम हो उनके बीच समय पश्चात ना के बराबर हो, जैसे आप खबर सुनेंगे किसी की मृत्यु की, तुरंत आंखें छलक आएंगी, इस तरीके से कार्य हो रहा है, इसलिए हमने प्रीपोजिशन के साथ यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। तो ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर ग्रैंडफादर्स डेथ, अपने बाबा श्री की या अपने दादाजी की मृत्यु की खबर सुनकर। ठीक, ये पहला सेंटेंस हो गया। और आगे हमने क्या बोला, कॉमा लगाकर सिन्नी रोने लगी या सिन्नी ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब सिन्नी ने रोना प्रारंभ कर दिया, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमने सिन्नी का यूज़ क्यों किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
पहले सेंटेंस में सिन्नी को ही सब्जेक्ट बनाया गया है, लेकिन जब हम इसको कंबाइंड कर रहे थे तो हमें मौका ही नहीं मिला कि हम सिन्नी को रख सकें। तो हमें अपने सिन्नी को अर्थात हमारे सब्जेक्ट को हमें सबसे लास्ट में ले आना है, क्योंकि देखिए सिन्नी अकेला करता है। और थोड़ा सा याद कीजिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था जब कर्ता अलग अलग होते हैं तो याद रखिएगा फ्रेज इन एपोजिशन का यूज़ किया जाता है। याद अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, जब कर्ता अलग अलग होते हैं, जैसे पुलिस आई और भीड़ भाग गई, तो पुलिस का आना और भीड़ का भागना, भागने का काम भीड़ ने किया और आने का काम पुलिस ने। कर्ता जब अलग अलग थे तो हम एपोजिशन का यूज़ करते थे। अब जिन बच्चों को एपोजिशन नहीं पता है वो पिछली क्लासेस अवश्य देख लें, मैं बार बार आपसे अपनी वीडियोज़ में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर ग्रैंडफादर्स डेथ सिन्नी बिगन टू वीप, कॉमा लगाकर आपने एक सेंटेंस को, देखिए 3 अलग अलग सेंटेंस को कॉमा लगाकर एक साथ जोड़ दिया। यूज़ किसका किया? प्रेपोजिशन का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ठीक। और इस तरीके से हमने अपनी तीनों वाक्यों को एक साथ कंबाइन कर दिया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला है सेपरेट सेंटेंस, देखिएगा। रमेश लेफ्ट हिज जॉब, रमेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी। पहला सेंटेंस, ठीक, फुल स्टॉप से सेपरेट है। ही वेंट टू लखनऊ, वो लखनऊ चला गया। ये दूसरा सेंटेंस फुल स्टॉप से सेपरेट है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, ये तीसरा सेंटेंस, वो चाहता था कि वो अपना खुद का नया बिजनेस प्रारंभ करे। तो सीधी सी बात है कि आप क्या कहना चाहते हैं, 3 बातें आपने कही। सबसे पहली कि उसने जॉब छोड़ दी, दूसरी बात कि वो लखनऊ चला गया, तीसरी बात उसने अपना बिजनेस प्रारंभ करने की सोची। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसको कहना चाहें तो कहना चाहेंगे कि रमेश अपनी जॉब छोड़कर लखनऊ जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा था, इस तरीके से, या उसने शुरू किया बिजनेस स्टार्ट करना। तो क्या हम कहेंगे, सेपरेट सेंटेंस है, कंबाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ कि अगर हम यूज़ कर पा रहे हैं किसका, किसी ऐसे शब्द का जो बता रहा है कि वो प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, किस तरीके से है, तो सबसे पहले हमने लगाया कि अपनी जॉब को छोड़ने के बाद रमेश के द्वारा जो पहला काम हुआ है और वो काम है अपनी जॉब को छोड़ना। तो आफ्टर लीविंग, अब लीविंग क्यों कर दिया भैया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं तो अपनी जॉब छोड़कर वो लखनऊ गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। ये तुरंत का काम। अब बहुत बच्चे सोचेंगे तुरंत का काम है ना? देखिए थोड़ा सा टाइम तो होता है। जॉब इंसान छोड़ता है, फिर जाता है, फिर लखनऊ गया, फिर उसने स्टार्ट किया, तुरंत बिजनेस स्टार्ट हो गया होगा? ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ पर यूज़ क्या किया गया है? देखिए यहाँ पर आपने जब लीविंग का यूज़ किया है तो जैसे हम नहीं करते थे कि जब भी आपको बी की वर्ब मिल जाएगी तो आप बी में आईएनजी लगा देंगे और बीइंग बना देंगे। इस तरीके का जब भी सेंटेंस आपको फॉर्म होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आफ्टर लीविंग हिज जॉब, अपनी जॉब को छोड़कर, फिर आपने कॉमा लगाया और जो करता है, करता कौन है? रमेश। रमेश ने क्या किया? रमेश ने लखनऊ जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। देखिए रमेश वेंट टू लखनऊ टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। रमेश लखनऊ चला गया और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो लखनऊ चला गया। अब एक सेकंड, यहाँ पर एक चीज़ और मिली होगी। अगर आपको पुरानी क्लासेस पता हैं तो यहाँ पर आपको एक टू स्टार्ट मिल रहा होगा और आप जान गए होंगे ये चीज़ सर हमने इन्फिनेटिव में पढ़ी थी। थोड़ा सा याद कीजिए। वी ईट टू लिव, याद आया? नहीं आया? अगर आया तो कमेंट में बताना। वी ईट टू लिव, ईट टू लिव, देखिए हम खाते हैं जीने के लिए। वी ईट, हम खाते हैं जीने के लिए, टू लिव। अब देखिए टू लिव, टू ड्रिंक, टू ईट, इस तरीके से जब भी के लिए और इन्फिनेटिव अगर आपने क्लासेस पढ़ी तो आपने बार बार इस शब्द पर ध्यान दिया होगा, ना, नी, ने और के लिए। हम जीने के लिए, अब देखिए के लिए और ने, दो एक साथ आया। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। अगर बार बार आप कोई नया सेंटेंस तभी फॉर्म कर पाएंगे जब आपको पूर्व का ज्ञान होगा, वरना अचानक कोई थाली में कह देगा कि भैया इसका हमें बताओ, इसकी कॉपी पे हमने लिखा हुआ है कि इसका सेंटेंस बना के बताइए। तो अच्छे लोगों को जब पूर्व का ज्ञान नहीं होगा वो नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं आपसे जोर देकर कहता हूँ कि कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो इसके पिछले जो पास्ट के रूल हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब बाई चांस आपको ऊपर वाला सेंटेंस समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो इससे रिलेटेड क्लासेस आप देख लीजिए। और नंबर 1 से लेकर जब आप 6 तक की क्लासेस देख लेंगे तो आज की जो 7th क्लास है सिंथेसिस पर, ये आपको बखूबी समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़ को मैंने अपनी वीडियोस में समझा रखा है। दूसरी चीज़, टू स्टार्ट हिज ओन न्यू बिजनेस। अब देखिए न्यू आ गया या ओन आ गया उससे मतलब नहीं है, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लखनऊ चला गया। तो सबसे पहली बात, पहले क्या कहा गया कि अपनी जॉब को छोड़कर वह लखनऊ गया अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस, ओन बिजनेस यानी खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब जो के लिए शब्द निकला है ये इन्फिनेटिव से आया है, टू स्टार्ट, ठीक है। तो इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल की क्लासेस को ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा।
हमारा अगला सेंटेंस है जिसको हम सेपरेट सेंटेंस कह रहे हैं, द स्टूडेंट्स स्टूड ऑन द मेन रोड। स्टूडेंट्स जो थे, छात्र जो थे, वो मेन रोड अर्थात मुख्य सड़क पर खड़े थे। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला सेंटेंस, स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर रहे थे, मेन रोड पर खड़े थे। दे डिड सो फॉर लॉन्ग टाइम, और उन्होंने ऐसा किया बहुत समय के लिए, यानी वो बहुत देर तक रोड पर खड़े रहे। और तीसरा सेंटेंस सुनिएगा, दे वांटेड टू सी, वो चाहते थे, क्या चाहते थे, देखना चाहते थे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बार बार इन्फिनेटिव पर थोड़ा ध्यान दीजिए। टू सी आ गया, देखिए वे देखना चाहते थे और क्या चाहते थे, ना नी ने के लिए। ये चीजें मैंने आपको इन्फिनेटिव में समझा रखी हैं। ना नी ने और के लिए ये इन्फिनेटिव होता है। अब देखिए वे चाहते थे, क्या चाहते थे, देखना चाहते थे। क्या देखना चाहते थे, द रामलीला प्रोसेजन, राम बारात, बारात को प्रोसेजन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में बारात को क्या कहते हैं, प्रोसेजन कहते हैं। तो वो रामलीला की बारात अर्थात राम बारात देखना चाहते थे। ये चीज आपने सेंटेंस में सेपरेटली देखी। पहला सेंटेंस यहां तक, पहला सेंटेंस फुल स्टॉप तक, दे डिड सो फॉर लॉन्ग टाइम फुल स्टॉप तक दूसरा सेंटेंस, और दे से लेकर प्रोसेशन तक तीसरा सेंटेंस। अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, फॉर्म करने हैं। कैसे करेंगे, देखिए कंबाइन किस तरीके से किया गया है पुराने रूल्स को मिलाकर। कैसे कंबाइन किया, द स्टूडेंट्स स्टूड ऑन द मेन रोड, स्टूडेंट मेन रोड पर खड़े थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। और क्या करने के लिए, अब देखिए स्टूडेंटों को आपने वांटेड से नहीं जोड़ा, आपने डायरेक्ट इन्फिनेटिव से जोड़ दिया। जैसे पुराने जो सेंटेंसेस थे उसमें हम लोग क्या करते थे, जहां पर हमें टू से स्टार्ट मिल जाती थी वर्ब का, वही चीज़ हम पकड़ लेते थे और सेंटेंस में हम उसको जोड़ के अपनी चीज़ों को बना देते थे। तो क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स स्टूड ऑन द मेन रोड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू सी। अब देखिए देखने के लिए, अब बस द रामलीला प्रोसेजन, और बन गया हमारा सेंटेंस, द स्टूडेंट्स स्टूड ऑन द मेन रोड। स्टूडेंट जो थे वो मेन रोड पे खड़े थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से, और क्या करने के लिए, तो देखने के लिए, टू सी, देखने के लिए। क्या देखने के लिए, रामलीला बारात यानी रामलीला प्रोसेशन। कितने बच्चों को बात समझ में आई, इस तरीके से हमने अपने सेंटेंस को फ्रेम कर दिया। क्लियर है सबको। अब हम अपना लास्ट सेंटेंस देखते हैं, कौन सा सेपरेट सेंटेंस लास्ट है, देखिए द सन रोज, रोज। अब देखिए राइज की सेकंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन, RISEN, राइजन थर्ड फॉर्म, ROSE रोज, वो गुलाब वाला नहीं, राइज, राइज माने उगना, उगने की सेकंड फॉर्म है रोज। द सन रोज, सूर्य उगा। पहला सेंटेंस देखिए, फुल स्टॉप लगा हुआ है, एक सेंटेंस। द फॉग डिस्पर्स्ड, जो कोहरा था वो छट गया, मतलब हट गया, खराब मतलब चला गया, दूर हो गया। तो फॉग, फॉग माने कोहरा, वो डिस्पर्स्ड हो गया, मिट गया। तो ये दूसरा सेंटेंस फुल स्टॉप तक। और क्या हुआ, द जनरल डिटरमाइंड टू डिले नो लॉन्गर, और जो जनरल था, सेना का जो जनरल होता है, उसने नो डिले अर्थात देरी नहीं करने के लिए, नो लॉन्गर ज़्यादा देरी नहीं करने के लिए कहा। और क्या किया, ही गेव द ऑर्डर टू एडवांस, उसने, ऑर्डर टू एडवांस का मतलब होता है कि कदम आगे बढ़ाना या शुरू करना, किसी चीज़ का स्टार्ट करना, उसको हम कहते हैं ही गेव द ऑर्डर टू एडवांस। उसने आगे बढ़ने के लिए या अन्य कार्य शुरू करने के लिए ऑर्डर किया, यानी आज्ञा दी। अब कितने सेंटेंस है गिनिए, 1, यहाँ से लेकर दूसरा 2, यहाँ से लेकर नो लॉन्गर तक 3, और ही गेव द ऑर्डर टू एडवांस ये 4। 4 सेंटेंस है। अब 4 सेंटेंसेस को देखिए किस तरीके से एक साथ कंबाइन कर दिया गया। नंबर 1 देखिएगा ध्यान से, कंबाइंड सेंटेंस है एट सनराइज, सूर्य उगने पर। शुरू कैसे करेंगे, तो प्रेपोजिशन से शुरू किया। अगर पुराने चीज़ों को हमें पता है कि पुरानी क्लासेस को हमने देखा है अच्छे से, तो इस बात की कतई आप लोगों को घबराहट नहीं होनी चाहिए कि ये ऐड कहाँ से आ गया। मैंने कहा प्रेपोजिशन की क्लासेस में मैंने इस चीज़ को बताया है। एट सनराइज, सूर्य उगने पर, कॉमा लगा के, द फॉग डिस्पर्स्ड, कोहरा छट गया, मिट गया, हट गया। और क्या हुआ, द फॉग हैविंग डिस्पर्स्ड। अब ये हैविंग के साथ हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ क्यों कर दिया, क्योंकि जैसे ही सूर्य निकलता है कोहरा तुरंत नहीं हटता, धीरे धीरे हटता है, उसमें कुछ समय लगता है। अब बहुत बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपल पढ़ा है वो जान गए होंगे कौन सा पार्टिसिपल है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अगर ये परफेक्ट पार्टिसिपल है तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ी सी समय पश्चाता रही, सूर्य उगता है, फिर धीरे धीरे कोहरा हटता है, एकदम नहीं हट जाता, समय लगता है, 1 घंटे 2 घंटे आधा घंटा, जैसी धूप निकली हो उस हिसाब से कोहरा हटता है। तो थोड़ा समय लग रहा है, ज़्यादा ही समय लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का।
तो एट सनराइज, सूर्य उगने पर कोहरा छट गया, यानी द फॉग हैविंग डिस्पर्स्ड, ये चीज़ हो गई अलग से। अब क्या हुआ, द जनरल ने यानी जो सेना नायक है उन्होंने क्या कहा है, डिटरमाइंड, इस बात को कहा तो डिले नो लॉन्गर, कि हम देरी ना करें, और कॉमा लगाकर गेव द ऑर्डर टू एडवांस, इस बात की उसने सूचना दी कि आगे बढ़ा जाए या आगे बढ़ने की सूचना दी या ऑर्डर दिया, गेव द ऑर्डर टू एडवांस। इस तरीके से हमने कॉमा से सेपरेशन कर लिया। और याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ और है, याद कीजिए जब फ्रेज इन एपोजिशन चल रहा था तो आपने याद कीजिए कॉमा से हर बात को सेपरेट किया था। और ये चीज़ मैंने आपसे कही थी, ये जो लास्ट वाला सेंटेंस चल रहा है, याद कीजिए क्लास 10th में एक चीज़ थी जिसको पंक्चुएशन कहा जाता था। कबीर कॉमा लगाते थे, द फेमस पोएट कॉमा लगाया वाज अ वीवर। तो ये चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में, जैसे राणा प्रताप वाले में आपको पता होगा, अगर आपने एग्जाम्पल लिया होगा, राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज अ ग्रेट वॉरियर, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने कॉमा से सेपरेशन किया था। तो आज आपने देखा कि पुराने जितने भी सेंटेंसेस सिंपल के बनाए गए थे उनको किस तरीके से अलग अलग रूल की मदद से सबको कंबाइन कर दिया गया। तो अगर आपको रूल अच्छे से आते हैं तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर से इस बात को देख लीजिएगा, एट सनराइज कॉमा कर दिया, सेपरेशन कर रहे हैं ना, जैसे हम पंक्चुएशन में करते थे, याद कीजिए, तो सेपरेशन कर रहे हैं हम लोग। एट सनराइज द फॉग हैविंग डिस्पर्स्ड, कॉमा लगा के द जनरल, फिर कॉमा लगा के डिटरमाइंड टू डिले नो लॉन्गर, फिर कॉमा लगा के गिव द ऑर्डर टू एडवांस। इस तरीके से हमने अपने सेंटेंस को फ्रेम किया और ये सारी बातें सिंपल के लिए हो चुकी हैं। अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं कि अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और सभी नियमों को ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आने वाली जो क्लासेस हैं वो आपको लाभ पहुंचा सकेंगी। और अगर इनकी परीक्षाओं को अभी भी, इनकी सारी जितने भी एग्जामिनेशन पेपर हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर हैं, इनको लगाने में अगर आपने अभी भी डिले किया तो हो सकता है कि आप सिंथेसिस का जो टॉपिक है अपनी परीक्षा में छोड़ कर आ जाएं। और ऐसा हम नहीं चाहते कि आप लोगों को नुकसान हो, इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छे से बना सकें। और अगर इस पर थोड़ी और चर्चा मुझे आवश्यक लगेगी तो मैं सिंपल सेंटेंस की करूँगा, उसके बाद सीधे हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में प्रवेश कर जाएंगे और उसके जितने भी एडवांस रूल हैं उसको हम समझेंगे और धीरे धीरे इन चीज़ों को अपनी क्लासेस में हम रूल बाय रूल समझते चलेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए रूल के साथ जिसमें सिंपल की जो विशेष चर्चा है वो भी होगी और आने वाली कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की चर्चा जो बची हुई है उनको हम करेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें।